ओबीसी समाज को बोला जाता है कि छोटा ठाकुर है, तो क्या कारण है कि छोटे ठाकुर को जो है निकाय से निकाल ही दिया, उनका आरक्षण ही निकाल दिया? देखिए, ये मनुवादियों की बहुत पहले से एक साजिश रही है। जब उन्होंने देखो, मान्यवर काशीराम साहब ने एक पेन का उदाहरण दिया था कि ये जो है ऊपर है, ये इतना है और ये सारा काम ये करता है, तो खाली इसका कब्जा है ऊपर 15% का। जब उन्होंने देखा कि जब बाबा साहब ने संविधान के तहत जब अधिकार दे दिए और ये समाज पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तो इनको अपनी जो पितृ सत्तात्मक सत्ता थी या जो एक मनुवादी सत्ता थी, उसमें एक गिरावट नजर आने लगी। क्योंकि सरकारी संस्थानों में हमारे लिए शिक्षा का प्रावधान मुफ्त था, और उससे पढ़ के हमारे जब IAS IPS अधिकारी या बड़े उच्च पदों पर अधिकारी निकलने लगे, तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत ये कहा कि भाई इनको कैसे हटाया जाए, कमजोर कैसे किया जाए। तो इन्होंने अपने निजी संस्थान, प्राइवेट शिक्षा संस्थान खोल दिए, जिसमें कि संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं और उनको शिक्षा का स्तर भी उन्होंने उस ढंग से दिया। सरकारी स्तर पर जो हमको शिक्षा दी जाती थी उसको एक तरह से समाप्त करने का काम इन लोगों ने किया, जिससे कि समाज में, और दूसरे एक षड्यंत्र का तो फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। एक भाई को ऊपर हाथ रख दो और अपने भाई से अलग कर दो। तो इन लोगों की एक नीति रही है कि भाई को भाई से अलग करने की। तो ये ना अपना बनाते हैं ना अपनों का छोड़ते हैं, ये इनकी नीति रही है। अपनों से भी अलग कर देते और अपने को अपने यहाँ कोई स्थान ऐसा देते नहीं। तो ओबीसी समाज को एक हमसे अलग करने के लिए जब बाबा साहब आर्टिकल 340 में ये प्रावधान करके गए थे कि भाई SC ST को मैंने रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया है, लेकिन बाकी जो मेरा समाज है 54-52% जो ओबीसी समाज है, उसके लिए सरकारें स्वतंत्र है और आगे शासन उनको रिजर्वेशन का प्रावधान करेगा। उसी के तहत पहले आयोग गठित हुए, फिर BP मंडल के मंडल आयोग गठित हुआ कि भाई उनकी जनसंख्या का निर्धारण कीजिए और जनसंख्या का निर्धारण के हिसाब से इनको आरक्षण दे दीजिए। प्रावधान तो ये था कि 52% इनके है तो उनको, लेकिन इन्होंने एक संवैधानिक व्यवस्था की कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो उनमें जो संपन्न वर्ग था कि इसमें भी संपन्न वर्ग है जिसे आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो उसको जो है उन्होंने अलग कर दिया और 27% रिजर्वेशन, उसका 50% इन्होंने दिया। लेकिन रिजर्वेशन का आरक्षण का अर्थ ये नहीं है कि कोई आर्थिक सहयोग हमको चाहिए, हमको उस व्यवस्था में एक स्थान प्राप्त करने के लिए हमको अधिकार मिला। उस अधिकार से जैसे कि हम पहले वंचित थे और एक व्यवस्था बन रही कि हम कितने भी पढ़े ले, जैसे कि इन्होंने कहा कि सूद ना पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा, पूज्य विप्र गुण ज्ञान विहीना। अगर विप्र जो है बिल्कुल मूर्ख है तब भी पूजने होगा, शूद्र चाहे कितना भी पढ़ा लिख जाए तो भी उसको। ऐसे ही स्त्रियों को भी इन्होंने अलग कर, तो शूद्रों को ना मंदिर में प्रवेश का अधिकार था, ना सार्वजनिक स्थानों पे अपनी बात रखने का अधिकार था, ना अपने सम्मेलन करने का अधिकार था। सर, बीजेपी के लोगों का कहना है कि हम तो समानता ला रहे हैं, कोई जाति नहीं है, सब हिंदू हैं। बिल्कुल अच्छा किया आपने कि हिंदू शब्द हमारा नहीं है। एक्चुअल में हम भारतीय हैं। सम्राट अशोक के टाइम से इसका देश का नाम भारत रहा है। ये इन लोगों की एक चाल है कि हम समरसता ला रहे हैं। समरसता ये ऐसी लाते हैं कि आपको तोड़ देंगे। जिन लोगों को समरसता के नाम पे इन्होंने लिया, दलित समाज से लिया, ओबीसी समाज से लिया, उनकी क्या स्थिति हुई? आज कोई अठावले का स्थान है, केवल मंत्री बना बैठा है। मैं सीधे स्पष्ट नाम ले रहा हूँ। उदित राज की क्या स्थिति हुई? तो ये केवल समाज से जो हमारे समाज को आगे ले जाने वाले घटक दिखाई देते हैं, उनको एक षड्यंत्र कहते थे। इनको किसी भी बेला फुसला के अपनी तरफ कर लो तो इनकी गतिविधियां निष्क्रिय हो जाएंगी, गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी, गतिविधियां बंद हो जाएंगी और इनके समाज को जो दिशा देने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो समाज दिशा के लिए एक अपेक्षा रखता है कि हमको हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग हमको दिशा दें, उससे वंचित कर दिया है तो इनके समाज का विकास रुक जाएगा। ये इनका एक षड्यंत्र है। उसमें समरसता नहीं है बल्कि विषमता लाने का पूरा षड्यंत्र है। समरसता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर का पद क्यों नहीं देते हो? समरसता ला रही हो तो उनको बताओ भाई। जो बहुजन संगठन से लोग अलग हुए, आज उन्होंने अपना व्यक्तित्व भी नहीं बचाया, ना अस्तित्व बचाया। अस्तित्व संगठन से होता है। अगर संगठन के साथ जुड़े हैं आप
तो आपकी विजय है। जीत संगठन जीतता है, व्यक्ति नहीं जीतता है। अगर संगठन आप, तो उस संगठन को कमजोर करने के लिए एक तो इन्होंने षड्यंत्र के हमारे लोगों से ही, जो SC ST OBC के समाज में बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे संगठन बनवा दिए। वो केवल मोहन भागवत जी का भी कहना है कि जो हमारे पूर्वजों ने जातिवाद किया है वो बहुत बड़ी गलती थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, तो उस पर क्या कहेंगे? मोहन भागवत एक बड़ी गहरी चाल चल रहे हैं। वो केवल उन लोगों को ये कह करके कि मैं सही बात बोलूंगा और तुम पीछे से कुछ भी करते रहो। क्या लगता है बहुजन समाज जाएगा? बहुजन समाज, जो जागरूक बहुजन समाज है, वो उसके भुलावे में नहीं आना है। जिसने बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेज पढ़ रखी हैं, बाबा साहब को इन लोगों ने और हमारे कुछ लोगों ने भी एक राजनीतिक हथियार बना रखा है, जबकि बाबा साहब हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में जाने चाहिए। बाबा साहब हमारे राजनीतिक हथियार नहीं है। बाबा साहब को केवल पढ़ना और केवल नाम लेना लगे, बाबा साहब को जीना भी है, बाबा साहब को व्यक्तिगत जीवन में उतारना भी है, उनके संघर्षों के साथ काम भी करना है। बाबा साहब चाहते तो बाबा साहब ने इंस्टीट्यूट खोला, मिलिंद कॉलेज खोला, आपने कितने विद्यालय महाविद्यालय खोले। बाबा साहब के नाम पर केवल ढोंग दिखाते हैं और उनके परिवार में जाओ तो पूरा मनोवाद दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों को उन्होंने हमारे संगठन में घुसा करके एक माइंड वॉश ऐसा कर दिया है, या तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी समस्या को लेकर के, तो हमारे भी बंदे नहीं बोलते हैं, तो हमारे लोगों को, वंचित समाज को एक मार्गदर्शन से दूर रखने का मोहन भागवत का एक षड्यंत्र है। वो गलती मान रहे तो गलती मान रहे तो बनाओ भाई, तुम क्यों विरोध करते हो? आज हमारे बंदों को घोड़ी पर चढ़ने से कौन रोकता है? हिंदू ही रोकते हैं ना, मुसलमान, ईसाई या सिख तो नहीं रोकता है। हमारा घड़ा छूने पर किसके बच्चे की हत्या होती है? हमारे बच्चे इंद्र मेघवाल की हत्या होती है। रोहित वेमुला PhD ना कर ले और आगे ना बढ़ जाए, उसकी हत्या होती है। हमारे जितने, आज हमको नए कपड़े पहनने पे किसको ऐतराज है? आज हमारे मंदिर में किसको ऐतराज है? इन लोगों को ऐतराज है। तो पहले अपने लोगों को समझाओ भाई। हमें तो मालूम है कि हम संपन्न थे, अच्छे थे। बीच में पेशवा काल ऐसा है जिसने कि हमारे साथ झाड़ू बांधी और मटकी लटका दी। उससे पहले तो हम झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, हमारा इतिहास बहुत संपन्न है। संत गुरु रविदास, उनके मुकाबले कोई टिकता नहीं था, उनको षड्यंत्र के तहत रास्ते से हटाया। तो हम कोई विपन्न नहीं रहे मस्तिष्क रूप में, दिमागी रूप में हमारे को विपन्नता नहीं रही, लेकिन हमको विपन्नता में लाया गया। जब आगे आपने जैसे पढ़ लिया तो आपके आगे पढ़ाने, आपको बच्चों को भी तो पढ़ाना है ना, वहाँ स्टॉप कर दिया, केवल वो एजुकेशन आप तक रही। तो हमारे महापुरुषों के विचारों को स्थगित करने के लिए एकमात्र इनका षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। केवल कहने से कि हमारे तो उसको सुधारो ना। हमारे बच्चों को कौन मार रहा है? जिस तरीके से बहुजन समाज बढ़ चढ़कर पठान मूवी का बॉयकॉट कर रहा था और दूसरी तरफ OBC आरक्षण खत्म कर दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? कितना जागरूक है बहुजन समाज? आरक्षण को, ये हमारे OBC समाज को समझ नहीं आ रहा है। OBC समाज जब तक संगठित नहीं होगा, मैंने बहुत सा ऐसी देखा है कि OBC समाज ज्यादा जातिवाद कर रहा है SC ST के साथ में, जितना वो नहीं करते। वो क्या कि तुमको राजपूत वाले, राजपूत कहाँ का अधिकार मिल गया तुमको? कहाँ के राजपूत हो? तो SC ST OBC समाज को भी, ये OBC समाज को समझना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व क्या है। क्या हम अलग रह करके प्रधानमंत्री पद के हकदार हो गए? जितने भी OBC समाज के, OBC की पार्टी बनी हुई है, उन पार्टियों ने क्या सत्ता, सेंट्रल सत्ता में मुकाम हासिल कर लिया? जितने भी उदाहरण दिए जाएंगे, जितने भी बदनामी, हमारे लालू यादव की वो बदनामी करेंगे, मुलायम सिंह यादव को वो नहीं छोड़ेंगे, राजभर को वो नहीं छोड़ेंगे। जितने OBC समाज है, केवल कमियां उनको दिखाई देती हैं उनमें, बाकी अपने लोगों में कमियां नहीं दिखाई देती। इनके साधु महात्मा क्या कांड कर रहे हैं आश्रमों में? वो भी तो भगवा पहने हुए हैं। वो भगवा पहन करके अत्याचार भी, बलात्कार भी कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं। मनोज तिवारी को दारू पीते दिखाया नहीं दिखाया पिक्चर में। तो इन लोगों का एक भुलावा है समाज के लिए। पिक्चर से इनको दिक्कत नहीं है, उसका डायरेक्टर हिंदू, उसका उत्पादक हिंदू जो इसने बनाई है वो, और उसका सेंसर बोर्ड में सारे हिंदू, और उसके सारे कलाकार हिंदू। भाई जो डायरेक्टर कहेगा उसका कलाकार तो वैसा ही अभिनय करेगा ना, तो वो तो अभिनेता है उसका। तो इनको दिक्कत खान से है। सर क्या कारण था OBC समाज बढ़ चढ़कर बॉयकॉट कर रहा था? अभी नहीं, अब परिवर्तन आया है। OBC समाज ने भी मिलकर बोलना शुरू किया है कि हमने इससे कोई नहीं, उनको समझ आ गया है कि किसी रंग पर किसी का कोई पेटेंट नहीं है।
ये तो हमें विरोध होना चाहिए सबको। हमारे भंते लोग, हमारे महात्मा बुद्ध का रंग है ये तो केसरिया तो है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमें होनी चाहिए। लेकिन हम करुणाशील और ज्ञान में विश्वास रखते हैं, प्रज्ञा में विश्वास रखते हैं। लोगों को हमारे किसी भी महात्मा, ना चाहे हमारे महात्मा बुद्ध हैं, चाहे गुरु नानक हैं, चाहे संत रविदास हैं, चाहे कबीर, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। हमारे जो मार्गदर्शक हैं, बाबा साहब ने कलम से ही काम लिया, कोई हथियार उठाने की हमें शिक्षा नहीं दी। प्यार, ज्ञान और शील से लोगों का मार्गदर्शन करो, ये हमारे, इनके तो सबके हाथों में हथियार हैं, तो भाई इन्हें अपनी सुरक्षा की, इनको खतरा है ना। इतने दिन रहे मुगल शासन करके, इनको कोई आपत्ति नहीं थी। अरे हमने थोड़ा ही तुम्हारे मुगलों को बुलाया था, मुगलों का साथ तो तुमने दिया। मानसिंह कौन था? राजपूत था, उसका सेनापति था। बीरबल कौन था? बनिया था, वो उसका हसोड़ करता। तानसेन कौन था? पंडित था, वो उसको मनोरंजन करता था। जसवंत सिंह और वो टोडरमल उसका वित्त विभाग देखते थे। तो सारे हिंदू तो तुम उसको कर रहे थे। जब तुम्हारा राणा प्रताप घास की रोटियां खा रहा था, तो तुम्हारे और राणा प्रताप का साथ कौन दे रहा था? हम भील लोग दे रहे थे, जो ओबीसी समाज के लोग थे, वो उसका साथ दे रहे थे, उसके बल पे हैं। और तब तुम मालपुए खा रहे थे अकबर के दरबार में, तो अकबर का राज्य तुमने कैसे? अकबर महान किसने पढ़ाया? हमने थोड़ी लिखा अकबर महान, हमने तो नहीं लिखा, तुम ही लोग पढ़ा रहे हो अकबर महान। तो इतिहास, और 600 लोग साल वो शासन गए, तुमने उनका विरुद्ध क्यों नहीं किया? तुम्हारी बेटियों के साथ उन्होंने शादी की, तुम्हारे वैवाहिक संबंध उनके, हमारे समाज ने किसी ने उनका साथ नहीं दिया। हमारे समाज को बुलाया कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको धर्म पर, हम नहीं करेंगे। तो तुम कूड़ा उठाओ, तो हमने कूड़ा उठा लिया। बात करें उत्तर प्रदेश के चुनावों की, नगर निगम के चुनावों की, या फिर नगर निकाय चुनावों की, परिणाम दोनों के आ चुके हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव के अभी परिणाम ना ही तो आए हैं, ना ही निकाय के चुनाव हुए हैं। तो क्या लगता है निकाय के चुनाव में क्या होने वाला है? निकाय के चुनाव में यही होने वाला है कि बीजेपी अपनी चाल कोई ना कोई चलेगी, इसीलिए वो टालने का एक मंसूबा है। केवल लोगों को ये ज्ञान का आधार पर दिखाने की कि हम बड़े ज्ञानवान हैं, हम बड़े समाज में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ही वो अपना घर भर रहे हैं। कैसे जीत सकते हैं बहन जी? ना तो सड़क पर आते, ना जनसंपर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि संगठन जीतता है, व्यक्ति नहीं जीतता है। संगठन के लोगों को बहन जी ने कोई निर्देश दिया है कि तुम काम मत करो ग्राउंड पर। हमारे संगठन के लोग इतने वो हो गए हैं कि हमको पद चाहिए, हर एक को तो पद नहीं दिया जाएगा। अब कोई अध्यक्ष चुन दिया, जैसे एक अध्यक्ष को हटा दिया, दूसरा अध्यक्ष बना दिया, तो जो हटने वाला अध्यक्ष है वो उसके प्रतिशोध के रूप में काम करता है उसके साथ में। ये नहीं कि भाई मेरे से जो काम छूट गया था मैं इसका सहयोग करूं, अध्यक्ष आ गया मैं करूंगा। हर आदमी हमारी पार्टी, और वो उनका सहारा मिल जाता है। भाई जो लोग हैं उनका सहारा मिल जाता है कि भाई इसको भड़काओ, तो तेरा तो बड़ी प्रतिष्ठा थी, तेरे को क्यों हटा दिया तूने। तो उस तरह से हमारे जो हटने वाले कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में जब तक कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, बहन जी इतने एज की हो गई, अपने यौवन काल से वो काम कर रही हैं, अब उनसे कहो कि वो सड़क पर उतरे, ये काम करें। भाई तुम कार्यकर्ता तैयार कर दिए ना, अगली पीढ़ी तैयार की है ना उन्होंने, तो ये तो अगली पीढ़ी का नाकारापन है कि बहन जी की बात को नहीं मानने, हमारे महापुरुषों की बात को नहीं मानने। हमारे किस नेता ने कहा? बहन जी का कौन सा आदेश है कि तुम ग्राउंड पर काम मत करो, ग्रामीण स्तर पर काम मत करो, बूथ लेवल स्तर पर काम मत करो? तो जब तक संगठन बूथ लेवल पर, जब हमारे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय बैठे हैं, जिनको केवल पद की लालसा कि कोई हमसे कहेगा हमारी खुशामद करेगा तब हम आएंगे, उनको मैं एक निवेदन करना चाहूँ तो कि वो घरों से निकलें, संगठन का काम करें, संगठन को मजबूत करें। और ये उंगलियां ऐसे बिखरी पड़ी हैं संगठन के, अलग अलग संगठन बना रखे बाबा साहब के नाम पे, इनको एक करके मुट्ठी बनाओ, तब बहुजन समाज का शासन होगा। वरना बहुजन समाज सपने देखता रहेगा, वो तोड़ते रहेंगे, इनके जाल में फंसते रहेंगे। इसलिए बहुजन समाज से मेरा निवेदन है कि सड़कों पर आओ, ये छोड़ो कि ओबीसी तुमको बड़ा ब्राह्मण बना दिया या तुमको ठाकुर बना दिया, तुम्हारी कोई कदर नहीं है वहाँ पर। लालू यादव पे ही छापे पड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव पे ही छापे पड़ते हैं, किसी अमित शाह के बेटे के घर में छापा नहीं पड़ता है। तो ये समझने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। ओबीसी समाज जब तक जाग के सड़कों पर नहीं आएगा, अपने अस्तित्व को नहीं समझेगा कि हम क्या थे, संगठन को मजबूत नहीं करेगा, तो ऐसे ही पड़ता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर साहब, जिन्होंने बोला जब तक ओबीसी समाज मजबूत नहीं होता, संगठित नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सर धन्यवाद आपका हमें से देने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।